हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसजे इंग्लिश स्टडी सर्कल। गाइस, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन बतलाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। गाइस, हम लोग समझने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। प्रीपोजिशन जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक सेकेंड, मैं मार्कर ले लेता हूँ। अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करूँ तो ये सब दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक तो है आपका प्री और दूसरा है आपका पोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन, अगर आप इसको कंबाइन देखेंगे तो ये क्या बनेगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते किसको है? तो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ, डिफिनेशन का मीनिंग आप ध्यान रखिएगा, DEFINITION। कभी कभी ये एग्जाम में करेक्टली और रॉन्गली स्पेल्ड में पूछ देता है डिफिनेशन का मीनिंग। ठीक है। डिफिनेशन का मीनिंग डिफिनीशन लिखाता है, डिफिनेशन पढ़ते हैं इसको। ठीक है। प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन shows the position of something। ठीक है। या किसी भी चीज की अवस्था को दर्शाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। अंग्रेजी भाषा में किसी की अवस्था को दर्शाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक है ना। ये उसके पोजीशन को दर्शाएगा, अवस्था को बतलाएगा। ठीक है। और ये जस्ट उसके पूर्व आएगा और आकर करके उसकी अवस्था को बतलाएगा। ये बेसिक बातें, डिफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहें प्रीपोजिशन का, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्व शर्त। ठीक है। या ये नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो हम लोग सीखेंगे एक एक कर करके। तो सबसे पहले जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है हमारा बाई। ठीक है। बाई और विथ। देखो, इन दोनों प्रीपोजिशन का यूज हम लोग अलग अलग जगह करते हैं, बट कभी कभी हमारे साथ कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से बाई की जगह हम लोग विथ लिख देते हैं और विथ की जगह बाई लिख देते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि बाई का यूज करते कहाँ पे है। सबसे फर्स्ट में आप लिख लीजिए बाई। बाई का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? बताइए मुझे, कोई बाई का यूज कहाँ करते हैं? बाई का इस्तेमाल साधारणतः यदि कोई कार्य किसी मानव के द्वारा संचालित हो तो उसे दर्शाने के लिए बाई आता है। कहने का मतलब वैसा एक्शन जो किसी मानव के द्वारा किया जा रहा है, तो उस एक्शन को बतलाने के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। सिंपली, वैसा कार्य जो किसी मानव के द्वारा संचालित हो रहा है, उस कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बाई को यूज करेंगे। ठीक है। तो प्रीपोजिशन बाई का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, रावणा was killed by राम। जरा नोटिस कीजिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आया है आपका? बाई आया है। क्या आया है? कौन सा प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पे?
बाई आया है। तो बाई प्रीपोजिशन आया है, तो यहाँ क्या बतला रहा है कि रावणा वाज किल्ड बाई राम, यानी रावण की जो मृत्यु हुई, राम को जो मारा गया वो किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ जो एक्शन को बतलाया जा रहा है, किल्ड करने का जो काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा किया गया। किसको, रावण को। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या नोटिस किया कि कार्य को संचालन किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा किया गया, इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया है, बाई का। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका विथ। दूसरा में आपका क्या हो गया, विथ। चलिए बताइए विथ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जब कोई एक्शन किसी मानव या मानव अंग द्वारा संचालित हो, सॉरी, जब कोई एक्शन किसी मानव या मानव अंग द्वारा संचालित किसी औजार के तहत हो, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विथ का। जब कोई एक्शन किसी मानव या मानव अंग द्वारा संचालित किसी औजार के तहत हो, तो उसे दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा आता है, विथ आता है। जैसे बी राइट विथ अ पेन, हम लोग लिखते हैं, किससे लिखते हैं भाई, कलम से लिखते हैं। तो आप जरा नोटिस कीजिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, वी राइट विथ अ पेन, हम लोग कलम से लिखते हैं। तो देखो एक्शन किसके द्वारा हुआ, आपसे मैं अगर पूछूं एक्शन किसके द्वारा हुआ, तो आप कहिएगा सर एक्शन जो है वो मानव के द्वारा हुआ। ठीक है, दूसरी बात, क्या एक्शन जो मानव ने किया है क्या वह स्वयं किया है, आप कहिएगा नहीं, वो स्वयं नहीं किया है, वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया है, टूल के तहत किया है, और वह टूल का नाम क्या है, ठीक है। एक्शन हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, एक्शन अगर मैं पूछूं क्या एक्शन हुआ है, तो आप कहिएगा सर एक्शन जो यहाँ हुआ है वो राइटिंग हुआ है। एक्शन में अगर पूछूं क्या हुआ है, तो आप कहिएगा एक्शन यहाँ पे राइटिंग हुआ है, लिखने का काम हुआ है। ठीक है, तो लिखने का काम मानव ने किया है, लेकिन किसी औजार से किया है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, पेन है। तो पेन के थ्रू लिखने का कार्य किया है, इसलिए हम लोग इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, आप कहिएगा सर विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विथ का। लेकिन अगर वही एक्शन मानव किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के तहत ना करके स्वयं उसे करता, तब हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते, आप कहिए सर अभी जस्ट तो बताएं, बाई का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारा है वो है आपका बिटवीन, और दूसरा जो है आपका एमंग। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच, और एमंग का मतलब भी होता है बीच। ठीक है, लेकिन इन दोनों का यूज हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। ठीक है ना, बिटवीन का यूज कहाँ पे करते हैं ये हम लोग समझते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया ना। अगर मैं बिटवीन की बात करूं, तो बिटवीन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए मैं इसको लिख नहीं सकता हूं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन स्वयं से कीजिए, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाइए। ठीक है, मैं काफ़ी स्लोली बोल रहा हूं, आप इजीली उसे लिख सकते हैं। बिटवीन लिखिए, बिटवीन देके डैश दीजिए, और उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए जो मैं लिखता हूँ। कोशिश नहीं करना है भाई, एग्जैक्टली आपको लिखनी ही है। ठीक है, बिटवीन का यूज़ कहाँ करेंगे, सिंपली जब कोई दो के बीच में होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे राम, और यहाँ पे क्या है, सपोज मान लीजिए मोहन है। ठीक है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे मोहन, और यहाँ बीच में कोई महिला बैठी हुई है। क्या लिखो भाई इसका, कैसे बनाते हैं डायग्राम, चलो ये
तो ये राम और मोहन के बीच में बैठी है। कहाँ बैठी है? राम और मोहन के बीच। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? बिटवीन आएगा। अगर मैं इसे अंग्रेजी में कहना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? इस महिला का नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया, कुछ मान लीजिए, एक सेकेंड, हो गया भाई। क्यों परेशान कर रहे हो भाई? क्या हो गया तुम्हें? निकल बाबा। चलिए, ठीक हो गया भाई। हाँ चलो ठीक हो। तो अगर मैं इस महिला की नाम देने की कोशिश करूँ तो इसका सपोज मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया श्वेता। अब ये श्वेता हमने नाम दे दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या लिखेंगे? श्वेता वाज सिटिंग एमंग एमंग कौन कौन है भाई? राम एंड मोहन। आप कहिएगा सर अभी जस्ट तो बताएं कि राम और मोहन दो के बीच में अगर कोई बैठा हुआ हो या दो के बीच में हो तो हम लोग यूज़ करते हैं एमंग का नहीं, बल्कि क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? बिटवीन का। इसका यूज़ करते हैं बिटवीन का। तो यहाँ पे एमंग क्या हो जाएगा? गलत होगा। सही क्या होगा? बिटवीन। ठीक है। श्वेता वाज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन। बात समझ में आई? अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। फोर्थ नंबर आपका क्या हो गया? एमंग। अब एमंग का मतलब भी होता है बीच। ठीक है ना? एमंग का मतलब भी होता है बीच में। ओहो, बतलाइए एमंग का मतलब क्या होता है? आप कहिएगा सर एमंग का मतलब होता है बीच में, है ना? देखिए एमंग का यूज कहाँ करते हैं? सिंपली जब कोई दो से अधिक के बीच में होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। कितने के बीच में? दो से अधिक के बीच में। दो के बीच में रहेंगे तो किसका यूज करेंगे हम लोग? आप कहिएगा बिटवीन का। और दो से अधिक के बीच में रहेंगे तो किसका यूज करेंगे? एमंग का। सपोज मान लीजिए कि आप 10 विद्यार्थियों के बीच में क्या है? बैठे हुए हैं और आपका नाम क्या है? संगीत। क्या नाम है आपका? संगीत। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिखूंगा? संगीत was sitting between 10 students, 10 friends। ठीक है। आप मुझे बतलाइए यहाँ पे कितनों के बीच में बैठा है?
10 के बीच में, 2 से अधिक है ना, तो अब हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे एमंग का, तो सही क्या होगा, एमंग होगा, बल्कि बिटवीन का यूज़ करना क्या है आपका गलत है। सही होगा संगीत वाज सिटिंग एमंग 10 स्टूडेंट्स। बात समझ में आई। संगीत वाज 10 फ्रेंड्स, संगीत जो बैठा है वो 10 मित्रों के बीच में बैठा हुआ था। ठीक है, मैं फिर से चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका क्या है, बाई। बाई का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई एक्शन किसी मानव के द्वारा संचालित हो, वो एक्शन स्वयं मानव करे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। जैसे रावणा वाज किल्ड बाई राम, यानी रावण को राम के द्वारा मारा गया था। ठीक है, और विथ का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब कोई कार्य किसी मानव या मानव अंग के द्वारा संचालित किसी औजार के तहत हो, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मानव ही उस एक्शन को कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम उसे दर्शाने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, विथ का। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका क्या है, बिटवीन। बिटवीन का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब दो व्यक्तियों के बीच में दर्शाना हो, या दो के बीच में दर्शाने वाले के दो के बीच में दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का। और एमंग का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब दो से अधिक के बीच में दर्शाना हो, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एमंग का करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑन, ओवर और एबव। ऑन, ओवर, एबव। देखो ये तीनों प्रीपोजिशन का मतलब होता है ऊपर वाले को दर्शाना। इसको दर्शाना ऊपर, मतलब कोई चीज़ जो ऊपर में अवस्थित हो उसे हम लोग उसे दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे और एबव का यूज़ करेंगे। अब बात ये है कि कब ऑन लगाएंगे और कब ओवर लगाएंगे और कब हम लोग एबव लगाएंगे, ये हमें सीखनी है। ठीक है ना, देखो अगर मैं ऑन की बात करूं, अगर मैं ऑन की बात करूं तो ऑन को ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक क्या रखा है, टेबल रखा है। ठीक है, ये है आपका टेबल। ठीक है, ये टेबल है भाई, और टेबल के ऊपर मैंने एक क्या रख दिया, एप्पल रख दिया। ठीक है, अब जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके संपर्क में हो, उससे टच में हो, तो वैसी अवस्था में ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन का। किसका यूज करेंगे, ऑन का। चीजों को ध्यान से समझिएगा। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके संपर्क में हो, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑन का। टेबल को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि एप्पल को। ऊपर में कौन सा है, एप्पल है या टेबल है, आप कहिएगा एप्पल है, तो एप्पल को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑन का। बात समझ में आई। दूसरा समझते हैं, दूसरा है आपका ओवर। देखो ओवर के लिए भी एक फिगर है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर में एक इंस्ट्रूमेंट है, चीजें हैं ऐसा मान लीजिए, है ना, ऊपर में। जब कोई वस्तु, देखो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, तथा इसमें देखो एक वस्तु ये वाली हो गई, ठीक है, एक वस्तु आपका ये वाला हो गया और दूसरा वस्तु ये वाला हो गया। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्पर्श में नहीं हो, देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्श में नहीं है, टच में नहीं है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो लेकिन उसके स्पर्श में ना हो, टच में ना हो, और साथ ही साथ जिसके ऊपर हो उसे कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो,
तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैंने बनाया एक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा मान लीजिए, कुछ टूल मान लीजिए, कुछ ऐसा है, तो ये ऊपर है, इस वस्तु के क्या है, ऊपर में अवस्थित है। तो इसको दर्शाने के लिए, इसको, इस वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एबव का, सॉरी ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओवर का। किसका यूज करेंगे, ओवर। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आप किसी नदी से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा एक छोटा सा, मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर, और रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिज। रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है ना। अब ये रिवर तो नीचे होगी, ये रिवर जो है वो नीचे होगी, और ब्रिज जो है कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब हमें ब्रिज को दर्शाना है, किसको दर्शाना है, ब्रिज को। तो कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा हमारा, ओवर। कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा हमारा, ओवर। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब यहाँ जो ब्रिज है वो नदी के क्या है, ऊपर है। ब्रिज जो है वो नदी के क्या है, ऊपर है। समझ में आ गया। और तीसरा जो हमारा बचा है वो है आपका एबव। ठीक है, ये तीसरा जो हमारा बच गया, एबव। एबव क्या है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु से उसका कोई लेना देना ना हो, बस ऊपर वो है और नीचे ये वाली वस्तु है, तो ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एबव का। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मोहन बैठा हुआ है। और मोहन के कमरे में ऊपर तो पंखा लगा हुआ होगा भाई, क्या लगा हुआ होगा, पंखा। सपोज मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, ऐसा मान लीजिए, मानने में किसका क्या जाता है, यहाँ पंखा लगा हुआ है। ठीक है, अब ये है मानव एक बैठा हुआ, ठीक है, और ऊपर में एक वस्तु है जिसका नाम क्या है भाई, जबरा, फैन। क्या है, फैन है। अब देखिए ये पंखे को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एबव का। बात समझ में आई। तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु से उसका कोई संपर्क ना हो, कोई मतलब ना हो, तो ऐसी अवस्था में ऊपर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग, आप कहिएगा एबव का। बात समझ में आ गई। अब इन सारी चीज़ों को आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले था हमारा क्या, आप कहिएगा, सबसे पहले था हमारा ऑन। ऑन था ना, और पॉइंट नंबर कितना हो गया, 4 5 हो गया ना ये। चलिए पॉइंट नंबर 4 ऑन में लिखिए आप यहाँ पे। देखो, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और वह नीचे वाली वस्तु के संपर्क में रहे, तो उसे दर्शाने के लिए ऑन आता है। उसे दर्शाने के लिए ऑन आता है। एग्जाम्पल, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। सही है ना। सपोज ये टेबल रहेगा, तो टेबल के ऊपर ही तो एप्पल रहेगा, और ऐसा तो नहीं है कि एप्पल हवा में रहे भाई, टेबल के ऊपर ही रहेगा ना। तो जाहिर सी बात है, इस ऊपर वाली वस्तु यानी सेब को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आप कहिएगा सर ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, ऑन के बाद क्या था, आप कहिएगा सर ओवर था। ओवर, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्पर्श में ना हो, टच में ना हो, तथा जिसके ऊपर हो
उसे कम से कम दो दिशाओं से क्या हो, घेरे हुए हो, तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आप कहिएगा ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ब्रिज वाला लिया था ना, उसी को लिखते हैं। देयर इज अ मैं ये काटता हूँ मैं, हाँ। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है, और उसे दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ओवर का। सपोज मान लीजिए कि ये आपकी नदी है, और नदी के ऊपर ये क्या बना हुआ है भाई, ब्रिज बना हुआ है, और ये ब्रिज को दर्शाने के लिए हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7। 7 नंबर में हम लोग देखते हैं कौन सा था, आपका ये सर एवब होगा। चलिए एवब में क्या था, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु से उसको कोई लेना देना ना हो, कोई संपर्क ना हो, ऐसी अवस्था में हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एवब का। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु से उसका कोई संपर्क ना हो, तो उसे दर्शाने के लिए एवब का यूज करते हैं। हो गया, लिख लिया आपने। और कौन सा एग्जांपल में, फैन वाला लेते हैं ना, द फैन इज मूविंग एवर माई। ठीक, यानी ये हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, एवर का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या चल रही है भाई, फैन चल रहा है, और ये फैन को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, आप कहिएगा सर अभी जस्ट तो बताएं, एवर्ब का यूज़ करेंगे और क्या। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एवर्ब का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। ओहो, चलिए भाई आज का सेशन यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन, चलिए इन सीखेंगे, इन और इनटू। ठीक है, ये मैं आपको कल बतलाऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, आज जितना मैंने बतलाया है वो सारा आपको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन कर करके इसे पढ़ लेना है। ठीक है, 2 से 3 बार आप पढ़िएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी, और कोशिश यही कीजिएगा कि आप उसे अपने माइंड में सेटअप कर लें। देखो ये ग्रामर सेक्शन ऐसा है कि इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, जब आपके सामने सवाल आए तो ये सारे रूल्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, बस यही है कंसेप्ट। अगर आप ग्रामर का रूल्स अगर आप याद रखने लगेंगे तो देखो थोड़ी बहुत समस्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, याद रखें जीके की तरह रट्टा मार लिए तो ऐसा उचित नहीं होता है। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, और जब रूल्स आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगे और क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपके दिमाग में ये सारे रूल्स घूमने चाहिए, और जैसे ही आपके दिमाग में ये सारे रूल्स घूमते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है वो अलग है, उसको साइड में रखो, जैसे ही आपके दिमाग में ये सारे रूल्स घूम रहे हैं तो समझो कि आपको अंग्रेजी ग्रामर
सीखने के कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। फिर सही समय पे सही रूल का इस्तेमाल सही क्वेश्चन के लिए आप कर सकेंगे। ठीक है ना, रहने दीजिए आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, एक ऐसा घंटा सा बना हुआ रहता है, ऐसा कुछ, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, और इसे आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिले आपको सबसे पहले।